जय भीम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आए दिन आप देख रहे होंगे कि एनआरसी, एनपीआर, सीए के विषय में कई वीडियोस आ रहे हैं और लोगों को वो जो जागरूक करना चाहते हैं। लेकिन मैंने कई वीडियोस देखे, कुछ बातें और उसके अंदर एक्सप्लेन होने जरूरी है, इसलिए मैं आज आपके सामने आया हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसकी शुरुआत यूपीए गवर्नमेंट ने 2010 में की थी। जैसे कि मैंने कहा है कि ये जितने भी कानून हैं, ये हर कानून की शुरुआत यूपीए गवर्नमेंट में की थी। तो एनपीआर की शुरुआत भी यूपीए गवर्नमेंट ने की थी 2010 में। बाद में जो सीए है, एनआरसी है, इसका कहते हैं ना कि ये बेस है। इसके आधार पे एनआरसी होगा, एनपीआर के आधार पे एनआरसी होगा। एनपीआर के अंदर क्या रहेगा? बस आपका डाटा कलेक्ट करना है। गवर्नमेंट के कुछ लोग आपके घर पे आएंगे, आपको पूछेंगे कि आपके पास, आप इस देश के सिटीजन हैं, आपके पास क्या है, प्रूफ है, क्या प्रूफ है। आप अगर बोलना चाहोगे, अगर आप बताना चाहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन इसका आधार लेके फिर एनआरसी में उपयोग किया जाएगा, ये एनआरसी का कानून कहता है। तो इसकी शुरुआत यूपीए ने की थी। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में कहा हूं, मैंने कहा था एफडीआई रहे, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये तीनों चीजें भी कांग्रेस ने लाई थी। एनपीआर की शुरुआत भी कांग्रेस ने की थी। मतलब आज जो आंदोलन हो रहे हैं, ये सभी आंदोलन की जो नींव रखी थी, ये आंदोलन करने की जो जरूरत आई है, लेकिन इस बिल की जो नींव रखी थी ये कांग्रेस ने रखी हुई है। इसीलिए माननीय कांचीराम जी कहते थे कि एक सांपनाथ और एक नागनाथ। तो कांग्रेस पार्टी, हम कहते हैं कि ये सेकुलर पार्टी है, लोग कहते हैं, वो भी ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन इस हर चीज की शुरुआत उन्होंने ही की थी, नींव उन्होंने रखी थी, आगे की बिल्डिंग को बना रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि कांग्रेस के जो लीडर है, हो सकता है कि वो लीडर धर्मनिरपेक्ष होंगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ लोग जो ब्राह्मणवादी लोग थे और आज भी है। तो मैं कांग्रेस के लीडरों को कहना चाहूंगा कि आप एक काम कीजिए, आपके पार्टी के अंदर जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी विचार के लोग हैं, पहले उनको निष्कासित कीजिए और तब आप कहिए कि हम धर्मनिरपेक्ष, हमारा पार्टी है, पक्ष है, जो भी है। तो शुरुआत कांग्रेस से हुई है। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट का कोई अधिकारी या कोई भी आपके घर पे आएगा, आपको कुछ सवाल पूछेगा, क्या आपके पास ये है, क्या आपके पास वो है, ये डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है। आप अगर ना भी बोलोगे तो कुछ नहीं, हाँ भी बोलोगे तो भी कुछ नहीं। कोई बहुत बड़ा उसके ऊपर मतलब कंपलसरी आपको इंफॉर्मेशन देनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो इंसान वहां पे, जो नागरिक, जो भी नागरिक रहेगा, जो आदमी रहेगा, जो 6 महीने से अगर रहता है तो उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, या 6 महीना आगे रहने वाला है तो उसकी इंफॉर्मेशन ले लेगी। लेकिन जो बाद में एनआरसी है, ये डाटा का उपयोग एनआरसी के लिए किया जाएगा। ये एनआरसी के कानून में कहा गया है, जो एनआरसी संसद में पारित हुआ है। फिर सीए
ये सब जो संसद में पारित हुए हैं या लागू करने की कोशिश चल रही थी, लेकिन कोरोना के पेंडेमिक के कारण इसे रोका गया था। और आप जानते हो कि ये सब कानून के खिलाफ हमारे देश के कई लोग रास्ते पे उतरे थे। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद भी रास्ते पे उतरे थे, उनको कई बार अरेस्ट किया गया है इसमें। तो ठीक है, वो सरकार के खिलाफ जो भी बोलते हैं उनको इस देश में दबाया जाता है, उनके विचारों को अपने विचार रखने का अधिकार है, इसके बावजूद भी उनको विचार रखने नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये जो तानाशाही चल रही है, ये तानाशाही को रोकना पड़ेगा। जबकि हमारा संविधान जो कहता है, आर्टिकल 19 जो कहता है अभिव्यक्त होने का जो अपना अधिकार है, वो भी हमारा अधिकार छीना जा रहा है। तो एनपीआर हमने देखा, फिर अभी एनआरसी के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। जो उसके बाद में वो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है, इसके अंदर से अगर एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो ही आप इस देश के वैध नागरिक हो, या तो आप अवैध हो, या तो अगर आप अवैध हो तो आपको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। डिटेंशन सेंटर में डालने के बाद में आप किस देश से आए हो उस देश को भेजा जाएगा। अब कानून कहता है, ये बता रहा हूं, कानून क्या नहीं कहता है, उसके बाद में क्या हो सकता है, और सरकार को मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसके जवाब भी सरकार को देने पड़ेंगे। यह शुरुआत हुई थी असम में 2013 में, जो आज भी असम में लागू है। कहा जाता था कि जो बाहर से मुस्लिम लोग आए हुए हैं उनके लिए ये कानून लाया हुआ है, लगाया हुआ है। लेकिन इस कानून को पूरे देश में अभी लाने का षड्यंत्र चल रहा है। देखिए, 24 मार्च 1971 के पहले के जो उनके पूर्वज है, ये ऐसा कोई प्रूफ है वो बताना है, या उसके पहले भारत में आए थे लोग, बराबर है। तो उनके पास मतलब वैध नागरिक के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? एक, रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन, 2, आधार कार्ड, 3, जन्म सर्टिफिकेट यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, तीसरा LIC, माफ कीजिए, चौथा LIC पॉलिसी, 5वां सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, 6वां सरकार द्वारा किया गया एक लाइसेंस। ये इनमें से एक डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं तो डिटेंशन सेंटर में आपको डाला जाएगा। ये हमने एनआरसी के बारे में देखा। अब आगे बढ़ेंगे। जो सीए जो है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंदर ये जो एक्ट है ये भी संसद में पास हुआ है, पारित हुआ है। तो हमारे जो पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन देशों में से यहां पे जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी और जैन आए हुए हैं तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। इस कानून के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी का नाम लिखा नहीं गया है। तो इस देश का संविधान जो समता का अधिकार देता है वो अधिकार छीना जा रहा है। अगर तुम हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन सबको अधिकार दे सकते हो तो मुस्लिम को क्यों नहीं? लेकिन ये दिखता ऊपरी ऊपरी ऐसा है कि मुस्लिम को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एनआरसी के अंदर जो पेपर्स बताए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अब हम आगे बढ़ेंगे कि ये डॉक्यूमेंट क्या हमारे देश के सभी नागरिक के पास है? ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि इस देश में
जो आदिवासी है, भटके विमुक्त है या कई बहुजन है, इन लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। अब शिक्षा से वंचित रखा गया था, जो जंगल में रहते हैं, मतलब आदिवासी है या कई बहुजन ऐसे हैं जिनके घर में आज तक कोई पढ़ा लिखा नहीं है, साक्षर नहीं है, या साक्षर होगा भी तो उनके जो इस देश के वो रहिवासी है, उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं रहेगा। ऐसे इस देश में कई लोग हैं, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो सुवर्ण जो है, सुवर्ण को ऐसा कोई भी चांसेस नहीं है कि उनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार उनको था। किसी को शिक्षा का अधिकार था तो किसी के पास संपत्ति थी, किसी के पास जमीन थी, कुछ ना कुछ चीजें उनके पास थी। लेकिन जो बचे लोग हैं उनके पास ना शिक्षा का अधिकार था, ना जमीन थी, ना संपत्ति थी। तो हर एंगल से उनको दबाया कुचला गया था। तो ऐसा है, हो सकता है, नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा है कि उन लोगों के पास कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। जो मैंने अभी 6-7 डॉक्यूमेंट कहे, बताए, उसके अंदर का एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो बाहर, जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से भी नहीं आया हुआ है, ये इस देश का मूल रहवासी है, इस मिट्टी में पला बड़ा है, हजारों पीढ़ियां उसकी यहीं पे गई है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो ये सरकार उनके बारे में क्या सोचती है, उनको जवाब देना पड़ेगा। ये कहने के लिए जगह रहती है, ये शक आता है कि ये सरकार जो है, ये सरकार जो आदिवासी है, भटके विमुक्त है या बहुजन है, उन लोगों को निष्कासित करने का या उनके अधिकार छीनने का ये बड़ा षड्यंत्र है। सोचिए, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपका वोटिंग करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। आपके इसी तरह कई अधिकार छीन लिए जाएंगे, क्योंकि आप कहीं बाहर के देश के भी नहीं हो। मतलब आप वो लोग ये प्रूव नहीं कर सकते कि आप बाहर से आए हो, लेकिन वो लोग ये भी प्रूव नहीं करेंगे कि तुम यहां के हो। तो इसलिए आपका जो वोट करने का अधिकार वो छीन लिया जा सकता है। ये जो कानून बनते हैं, ये कानून के पीछे बड़ा षड्यंत्र होता है और ये षड्यंत्र हमें जानना पड़ेगा, हमें जागरूक रहना पड़ेगा। सरकार की मनीषा क्या है? सरकार ट्रांसपेरेंट है, सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो सरकार को हम ये सवाल भी पूछते हैं कि मेरे सवालों का क्या जवाब सरकार के पास है। अगर इन सब सवालों के जवाब सरकार नहीं दे सकती तो मुस्लिम भाइयों के साथ में हम लोगों को भी उतरना पड़ेगा और सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ, कैब के खिलाफ हमें आंदोलन करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी बातों का विपर्यास ना किया जाए। मैंने जो सवाल पूछे हैं उसके जवाब दिए जाए। आखिरी बार दोहराता हूं, इस देश के अंदर जो सुवर्ण है उनको हजारों सालों से कई अधिकार दिए गए थे। उन्होंने ये जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट उनके पास 101% है। लेकिन हमारा भाई, हमारी बहन जो आदिवासी है, जो जंगल में रहते हैं, जो भटके लोग हैं और कई बहुजन है, उन लोगों के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। तो क्या आप उनको डिटेंशन सेंटर में डालोगे? तो क्या आप उनके अधिकार छीन लोगे? तो क्या आप उनको नागरिकता नहीं दोगे? यह मेरा सवाल है।
सरकार को मेरा एक सुझाव है कि सरकार अगर चाहती है कि इस देश में घुसपैठिया कौन है, तो ये डॉक्यूमेंट के जरिए आप डिसाइड मत करो, डीएनए के आधार पर डिसाइड कीजिए। 21 मई 2001 उस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल छपा था जिसमें डीएनए के आधार पे इस देश के लोग कौन है और जो यूरेशिया से कौन लोग आए हैं ये डिस्क्राइब किया हुआ है। तो मेरा कहना है कि इस आधार पे ये सोचा जाए, ये सिद्ध किया जाए, और जो जिनका डीएनए इस देश से मैच नहीं होता है तो उनको अपने देश में भेज दीजिए। डीएनए को तो कोई दुनिया में मतलब कोई चैलेंज नहीं है। जो जिसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए के आधार पे वो किस देश के नागरिक है सीधे सीधे पता चल रहा है। तो मेरा कहना है कि डीएनए के आधार पे उन्हें अपने देश पे भेज दीजिए, जिस देश से वो आए हैं। बात खत्म हो गई। क्या डॉक्यूमेंट, क्या एविडेंस है? ये ऐसे डॉक्यूमेंट तो क्या फॉर्जरी भी बन जाते हैं, लेकिन डीएनए को फॉर्जरी नहीं कर सकते ना, नकली डीएनए तो नहीं बना सकते ना। तो इससे बड़ा रास्ता तो और कोई है ही नहीं। तो सीधी बात है, आप मेरा सुझाव मान लीजिए और जो यूरेशिया से आए हैं उनको यूरेशिया में भेज दीजिए। बस इतना ही बोलता हूं, और इस पे सोचिए मेरे भाइयों और बहनों, आप सोचिए जरूर, और हमें क्या करना है रूपरेखा बनाओ, क्या लड़ना है, कैसे लड़ना है और किस लिए लड़ना है। जय भीम, जय भारत।